हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम प्लानिंग के चैप्टर को कर रहे थे तो हम उसी चैप्टर को अब आगे बढ़ाते हैं। और एक और उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रह गया है अभी प्लानिंग में, बहुत ज़रूरी है और बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में भी, तो इसीलिए हमने उस टॉपिक को यहाँ पर लिया है। उसका नाम है टाइप्स ऑफ प्लान, क्योंकि टाइप्स ऑफ प्लान ही अब हमारी इस टॉपिक में रह गए हैं प्लानिंग में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो टाइप्स ऑफ प्लान पर है कि प्लान कितने टाइप्स के होते हैं और पर्टिकुलरली हर प्लान में क्या किया जाता है, ये हम सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखती रहिए। आप जितने भी प्रकार के प्लान हैं उन सब को ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेंगे और कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का जब भी बोर्ड में पूछा जाएगा आप उसको आंसर दे पाएंगे। मेरी सारी वीडियो मेरे इस चैनल खोकर प्रेजेंटेशन पर हैं, अकाउंट्स की भी और बिज़नेस की भी, तो आप उनको ज़रूर देखिए। आपको जो रिक्वायरमेंट है स्टडी की वो वहाँ से ज़रूर आपकी पूरी होगी और आप अपनी शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच पाएंगे। तो आज का हम अभी अपना टॉपिक शुरू करते हैं, टाइप्स ऑफ प्लान। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो आज की क्लास है वो टाइप्स ऑफ प्लान पर है। तो दो टाइप्स के प्लान होते हैं, मतलब कि दो टाइप्स में पहले उसको कैटेगराइज किया गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड ड्यूरेशन, कि वो कितने समय के लिए यूज़ होते हैं और कितना उनका ड्यूरेशन होता है। तो उसमें जो पहला आता है वो आता है सिंगल यूज़ प्लान। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि सिंगल यूज़ प्लान का मतलब है जो एक बार यूज़ होगा और उसके बाद वो प्लान दोबारा यूज़ नहीं हो पाएगा, हमें नए सिरे से नया प्लान बनाना पड़ेगा। तो सिंगल यूज़ प्लान के अंदर हमारी ये तीन प्लान आते हैं। जैसे प्रोग्राम, अब प्रोग्राम एक बार सेट किया जाता है, एक चीज़ के लिए किया जाता है। प्रोग्राम एंड, तो वो प्लान भी एंड, नया प्रोग्राम होगा तो नए सिरे से शुरू होगा। बजट का भी यही हाल है। बजट एक क्वांटिटेटिव फोरकास्ट होती है जो कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए की जाती है, पर्टिकुलर मेथड के लिए की या पर्टिकुलर चीज़ के लिए की जाती है। और जैसे ही वो बजट या वो चीज़ पूरी होती है, वो फोरकास्ट पूरी होती है, तो हमें नए सिरे से फिर बजट बनाना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं अपने घरों में भी बजट एक महीने का बन रहा है, बजट एक साल का भी बनता है, तो डिपेंड करता है कि बजट का ड्यूरेशन कितना है। तो वो भी जब बजट एक बार ख़त्म हुआ तो नए सिरे से नया बजट बनाना पड़ता है। सेम बात प्रोजेक्ट की होती है। कोई भी प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो नया प्रोजेक्ट जब हमारे हाथों आता है तो मिलता है हमें, तो वो नए सिरे से ही शुरू होता है। दूसरी जो टाइप है सिंगल यूज़ प्लान के बाद यूज़ और ड्यूरेशन पर, वो है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब वो प्लान जो बार बार यूज़ किए जा सकते हैं। मॉडिफिकेशन हो सकती है पर हम उनका जो बेस है वो बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसी में ज़्यादा प्लान्स आते हैं, तो ये वो प्लान्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। अब उद्देश्य को मॉडिफिकेशन के साथ हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, लंबे समय भी होता है इसको। स्ट्रेटजीज़ भी वही होती हैं, जो स्ट्रेटजी मैं एक बार फॉलो कर रहा हूँ, मैं उसको अगर आगे सिचुएशन कंडीशन सेम रहती हैं तो स्ट्रेटजीज़ को हम आगे भी फॉलो कर सकते हैं। सेम बात पॉलिसीज़ के लिए है, मेथड्स के लिए भी यही बात है, प्रोसीजर के लिए भी यही बात है, रूल्स के लिए भी यही बात है। इन सबको हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी आपको सिर्फ ये सीखना था कि जो टाइप्स ऑफ प्लान है, अगर बेस हम यूज़ और ड्यूरेशन बनाएं तो सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान होते हैं। सिंगल यूज़ प्लान में ये तीन प्लान आते हैं, प्रोग्राम, बजट और प्रोजेक्ट। और स्टैंडिंग प्लान में ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, पॉलिसी, मेथड, प्रोसीजर और रूल्स आते हैं। अब दूसरा जो बेस है वो ये है कि ऑन द बेसिस व्हाट ए प्लान सीक टू अचीव, मतलब एक इंडिविजुअल प्लान के बारे में बात होगी, तो ये सारे प्लान उसके अंदर आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज़, पॉलिसीज़, मेथड, प्रोसीजर, बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, रूल्स, ये सब वही हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक इंडिविजुअल प्लान की बात की जा रही है, यहाँ पर उनका यूज़ और ड्यूरेशन के ऊपर था। तो ये दो टाइप्स ऑफ प्लान को बांटा गया। उसमें आपको सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये सारे प्लान यहाँ पर भी हैं। तो हम शुरुआत करते हैं 7-8 जितने भी हमारे प्रोग्राम रूल प्लान्स हैं उनको देखते हैं। शुरुआत हम ऑब्जेक्टिव से करते हैं और यहाँ पर सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान को बता रखा है। सिंगल यूज़ प्लान
तो सिंगल यूज़ प्लान इज़ डेवलप्ड फॉर वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। दे आर फॉर नॉन रिकरिंग सिचुएशन, दोबारा नहीं यूज़ हो सकता, ठीक है। तो एक बार के लिए यूज़ होता है, उसके बाद हमें नए सिरे से बनाना पड़ता है। द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान में डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब किस जगह यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो प्लान थे वो एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक वीक का भी हो सकता है और एक साल का भी हो सकता है। तो ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट किस टाइप का है। दीज प्लान इंक्लूड बजट, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ वहाँ पर। स्टैंडिंग प्लान आते हैं। स्टैंडिंग प्लान जो है वो रिकरिंग नेचर के हैं। स्टैंडिंग प्लान इज़ यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ दैट अकर रेगुलरली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो बार बार एक जैसी एक्टिविटीज़ आती रहती हैं तो हम उनमें इन स्टैंडिंग प्लान्स को यूज़ करते हैं। इट इज़ डिज़ाइन टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली, ये इस तरीके से बनाए जाते हैं जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल सिस्टम है वो स्मूथली रन कर सके। इट इज़ यूजुअली डेवलप्ड वंस बट इट इज़ मॉडिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मीट बिजनेस नीड एज रिक्वायर्ड। ये बनाए एक बार जाते हैं, हाँ उनको मॉडिफिकेशन हो जाती है, चेंज होते रहते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो उन चेंज के अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई करते रहो और बार बार इनको यूज़ करते रहो। स्टैंडिंग प्लान में क्या क्या आते हैं? पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, रूल्स और ऑब्जेक्टिव, ये सब इसी के अंदर आते हैं। चलते हैं अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो शुरुआत हम ऑब्जेक्टिव से करते हैं। आप ये पढ़ चुके हो क्योंकि प्लानिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है वही ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव इज़ द डिज़ायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, जहाँ मैनेजमेंट पहुँचना चाहती है भविष्य में, वो ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव आर एंड विच ए ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट सीक टू अचीव बाय इट्स ऑपरेशन। तो ये वो एक एंड पॉइंट होता है मेरी वर्किंग का या मेरे एक पर्टिकुलर काम को करने का, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पहुँचना चाहती है। ऑब्जेक्टिव देखो छोटे से छोटा भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये कहीं नहीं कि भाई ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन अब काम नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। उद्देश्य बनते हैं, पूरे होते हैं, नए उद्देश्य फिर बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का कहीं से भी ये अर्थ नहीं निकालना आप लोग कि ऑब्जेक्टिव बन गए, वो ख़त्म, अचीव कर लिए तो मेरा काम ख़त्म, ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको। ऑल द मैनेजीरियल एक्टिविटी आर आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव, मतलब जो भी हम काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, जितनी भी मैनेजीरियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो सब इसीलिए की जाती हैं कि हम उन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। मतलब कि हमारा मेन कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। नेक्स्ट, दे आर यूजली सेट बाय टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फोकस ऑन ब्रॉड एंड जर्नल इशू। कौन बनाता है उद्देश्य, कौन सेट करता है? टॉप मैनेजमेंट। और ये वाइड होते हैं, मतलब बड़े काफ़ी फैलाव में होते हैं, मतलब इतनी जल्दी से काम पूरा नहीं होता। और नॉर्मली जर्नल इश्यूज़ होते हैं, जैसे सेल को 10% बढ़ाना उद्देश्य हो गया, ठीक है। अपने कस्टमर की जो नंबर ऑफ कस्टमर हैं वो 20% इंक्रीज़ कर देना, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अपने बिज़नेस को एक नई फील्ड में लेके जाना, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी कैसे लाई जाए, एक नए प्रोडक्ट में इनोवेशन कैसे किए जाएं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब है वो चीज़ जो कंपनी ने सेट की है कि मुझे ये पाना है, ठीक है। मार्केट में अपना शेयर मैक्सिमम करना ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। दे सर्व एज ए गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग। प्लानिंग की जो ओवरऑल प्लानिंग जो होती है ये उसमें दिशा निर्देश के रूप में काम करते हैं। ये बताते हैं कि हमें आगे कैसे काम करना है। आगे के जितने प्लान पढ़ोगे उन प्लान को गाइड करने के लिए ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव नीड टू बी एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म, i.e. दे शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म। जितने भी उद्देश्य रखते हैं, देखो मैंने जितने भी एग्जांपल आपको दिए कि सेल को 10% बढ़ाना ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मार्केट शेयर को मैक्सिमम करना, मान लिया अभी मेरे पास 30% है, मार्केट शेयर में 50% करना चाहता हूँ,
तो आप पाओगे कि जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वांटिटी को आपको बता रहे होंगे। वो क्वांटिटी ही एक स्टैंडर्ड होता है जिसको मुझे अचीव करना होता है। दिन का बना दिया कि एक दिन में कंपनी जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस करेगी, ये उसका ऑब्जेक्टिव है, तो वो 100 जो नंबर है वो क्वांटिटेटिव टर्म है। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा स्पेसिफिक होते हैं और क्वांटिटेटिव फॉर्म में होते हैं। एग्ज़ाम्पल तो मैं आपको दे चुका हूँ, तो आप उनको तो समझ ही चुके हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये होते हैं, ये गाइडलाइंस होती हैं जिनको हम अचीव करना होते हैं। वो एंड पॉइंट होता है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव फॉर्म में होते हैं, गाइड करते हैं, टॉप लेवल बनाती है। ये चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में जानने के लिए काफ़ी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये दो अगले जो मैं बताऊंगा आपको, ये सबसे मतलब डिफ़िकल्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इन दोनों को समझना थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें से पहले को हम लेते हैं। अगर आप इनको समझ पाए, इनके जो मेन पॉइंट है अगर आप इन पर हिट कर पाए, तो आप टॉपिक को ईज़िली ग्रैब कर लेंगे और जो भी क्वेश्चन आएगा उसको कर पाएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए आखिर तक, आप जितने भी प्रकार के प्लान हैं उन सबको ईज़िली समझ जाएंगे। स्ट्रैटेजी वर्ड आपने बहुत सुना है कि ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, हम इस तरीके के वर्ड हम यूज़ करते रहते हैं। तो स्ट्रैटेजी होती क्या है? तो स्ट्रैटेजी प्रोवाइड द ब्रॉड कॉन्टर, आउटलाइन और शेप कहते हैं इसको, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। तो स्ट्रैटेजी क्या प्रोवाइड करती है? एक शेप प्रोवाइड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरफ जाएगी। ये भी ब्रॉड का मतलब है, ब्रॉड का मतलब है फैलाव है। स्ट्रैटेजी जो है छोटी नहीं होती, बड़े लेवल पर होती है, तो इसलिए इसको ब्रॉड कहा गया है। और कुछ अभी आप नहीं समझ पाए होंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब बड़ा डिटेल वाला प्लान है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जो हमने अभी सेट किए ऑब्जेक्टिव, उनको अचीव करने के लिए मुझे एक डिटेल प्लान बनाना होता है, उसमें वो स्ट्रेटजीज़ आती हैं। अब क्या होता है ये, अब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में क्या क्या आता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इंक्लूड 3 डायमेंशन, उसकी 3 डायमेंशंस हैं, मतलब कि 3 टाइप के काम उसमें किए जाते हैं। पहला, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लंबे समय के हमारे उद्देश्य क्या हैं वो निश्चित कीजिए। फिर अडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, किस तरीके से मैं उन ऑब्जेक्टिव को पाऊंगा, वो तरीका, कोर्स ऑफ एक्शन ढूंढना। और फिर उस तरीके, जिस तरीके को हमने चूज़ किया, उसके लिए रिसोर्सेज को अलोकेट करना सो दैट ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो ये उसकी 3 मेन डायमेंशन है उस स्ट्रैटेजीज़ की, उस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के, ठीक है। अभी भी अगर नहीं क्लियर हुआ तो और देखिए। डिसीजन टू अडोप्ट ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो जो स्ट्रैटेजी होती है वो डिसाइसिव होती है, उसमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम काम को किस तरीके से पूरा करेंगे सो दैट हमारे ऑब्जेक्टिव हमें मिल सके। नेक्स्ट और देखते हैं कौन बनाता है इनको, टॉप लेवल बनाता है। एग्जीक्यूट कहाँ होती हैं? ये लोअर लेवल पर होती हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आप पढ़ चुके हो कि इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अब उसमें चाहे कस्टमर हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कॉम्पिटिटर हो, इन सब को कंसीडर किया जाता है, उनको ध्यान में रख के ही स्ट्रेटजी बनाई जाती है। ये आपको याद रखना है, ये वर्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जब भी स्ट्रेटजी बनेंगी तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखा जाएगा। स्ट्रेटजी इज़ मोस्टली कंसर्न्ड विद एक्शन, ये ऊपर आपको बता चुके हैं हम, कई बार आ चुका है ये वर्ड। तो जो स्ट्रेटजी होती है वो काम को करने से संबंधित होती है, ठीक है। इट डिफाइन द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि देखो आपने लॉन्ग टर्म प्लान सेट किए, उनको पाने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन सेट किया, उसके लिए रिसोर्सेज अलॉट की। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव इसीलिए है, ब्रॉड इसीलिए है कि इसका रिज़ल्ट जो है आपको एकदम से एक दिन में नहीं मिल पाएगा। उन स्ट्रैटेजी के रिज़ल्ट को पाने के लिए समय लगेगा, तो वो भविष्य की हमारी दिशा को निर्धारित करेंगी और क्या हमारे बिजनेस की स्कोप है, हम कहाँ जा पाएंगे, वो स्ट्रैटेजी निर्धारित करती है। तो जितना ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है उतना ही स्ट्रैटेजी भी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, अब तक शायद ये बातें ना समझ में आई, तो जब एग्ज़ाम्पल पढ़ोगे तो आपको
और क्लियर हो जाएंगी। स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट मेरा अभी है उसको कैसे मैं और इम्प्रूव करूं सो दैट मेरी सेल बढ़ जाए, ठीक है, मेरा रीज़न बढ़ जाए बेचने का। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करूं, क्या उसमें ऐसा नया लाऊं कि कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, वो स्ट्रेटजी है। या नया प्रोडक्ट और कोई ऐड करूं, वो भी स्ट्रेटजी है। कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखा जाता है स्ट्रेटजी में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपने पढ़ा है, तो वो देखना है। मेथड ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन किए जाएंगे पर कैसे किए जाएंगे वो देखना भी स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो देखो इंटरनल भी आ गया। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से मैं सामान को कस्टमर तक पहुंचाऊंगा, वो भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। आगे आप पढ़ोगे, मार्केटिंग जब आएगी तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसमें आप पढ़ोगे तो वहाँ पाओगे कि ट्रांसपोर्टेशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको यूज़ कर कर हम जो हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपनी गुड्स का। तो उनमें से कौन से को चूज़ करें वो एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो कैसे हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करेंगे वो स्ट्रेटजी कहलाएगी। तो ये सब स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। तो ये एग्जांपल आपको उसको और क्लियर कर पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, लंबे समय के लिए बनता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन सेट होता है और रिसोर्सेज को अलोकेट किया जाता है। टॉप लेवल इसको बनाता है, लोअर लेवल इसको एग्जीक्यूट कराता है। एक्शन से कंसर्न होता है, ये आपको याद रखना है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं स्ट्रेटजीज़, ठीक है। अब वो कस्टमर भी हो सकता है, क्या कहते हैं, हमारा कॉम्पिटिटर भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। अब इसी से इस जैसा ही कुछ जो वर्ड हमें मिलता है, क्योंकि हम जब नॉर्मल लाइफ में पढ़ते हैं तो हमें पॉलिसी भी वैसा ही लगता है, पर स्ट्रेटेजी से पॉलिसी बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए कैसे। पॉलिसी आर जर्नल स्टेटमेंट which are formulated by an organization for the guidance of the employee। तो जो ये पॉलिसी बनती हैं ये वो जर्नल स्टेटमेंट है, मतलब कि ये जर्नल गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए जाते हैं सो दैट वो अपने काम को अच्छे प्रकार से पूरा कर सकें। अलग हो गया उससे स्ट्रेटजी से, ठीक है। देखिए, पॉलिसीज़ प्रोवाइड ए बेसिक फॉर इंटरप्रिटिंग स्ट्रेटजीज़, जो बना चुके हो आप उनको इंटरप्रिटेट करते हैं, ये उनको बताते हैं। विच इज़ यूजुअली स्टेटेड इन जनरल टर्म। वहाँ तो बस ये बता दिया कि भाई हमें क्या करना है, स्ट्रेटजी बना ली कि भाई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है। तो वो तो जनरल टर्म में उन्होंने बता दिया। पॉलिसी होगी कि वो नया प्रोडक्ट कैसे कैसे हम लॉन्च करेंगे, क्या गाइडलाइंस होगी उनको यूज़ करने की, तो वो सब पॉलिसी कहलाती हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी हो गई कि इस साल बैंक ने स्ट्रेटेजी बनाई कि इस साल हम जो है 2 करोड़ का लोन सैंक्शन करेंगे, ठीक है। और उन सैंक्शन उनको करेंगे जो में हमारी मतलब कि बेसिक कुछ रख दिया कि भाई या तो बिज़नेस के लिए या हाउसिंग लोन के लिए इतना रख दिया। तो स्ट्रेटेजी हो गई कि 2 करोड़ का लोन जो है अब की बार क्या करना है, सैंक्शन करना है। कैसे करेंगे वो पॉलिसी के थ्रू पता चलेगा, तो वो स्टेटमेंट यहाँ से मिलेंगी। तो पॉलिसी प्रोवाइड द सजेशन टू फेस द सिचुएशन। तो ये गाइडलाइंस हैं, तो आप देख रहे हो, तो ये सजेशन हमारे सामने रखती हैं सो दैट हम जो भी चाहते हैं अपनी स्ट्रेटजी में, स्ट्रेटजी भी तो क्या है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, तो उनके लिए ये सजेशन दिए देती हैं पॉलिसीज़। तो पॉलिसी इज़ ए ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ विच आर रिपीटेड इन नेचर। देखो पॉलिसी बार बार रिपीट होती है, तो ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को जो बार बार होंगी उनको हमारे सामने रखता है, वो स्टेटमेंट के रूप में हमारे सामने रखता है। पॉलिसी डील विद डेली एक्टिविटीज़, ये जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है ये उनसे संबंधित होता है सो दैट उनको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली हम पूरा कर सकें। पॉलिसी इज़ कंसर्न विद बोथ थॉट एंड एक्शन। इसमें हम सोचते भी हैं, पॉलिसी को बनाते समय
सोचा भी जाता है और काम भी किया जाता है, तो ये दोनों को इंक्लूड करती है। स्ट्रैटेजी में देखा था आपने सिर्फ एक्शन था, डिसाइसिव था वो, उसमें डिसीजन लिया जाता था। यहाँ पर आपको पहले सोचना है और फिर एक्शन भी लेना है। पॉलिसी शुड बी फ्रेम्ड बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आपने स्ट्रैटेजी को देखा टॉप लेवल पर बनती है, पॉलिसी को बनाने के लिए हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोगों को साथ में इंक्लूड करना पड़ता है, सो दैट पॉलिसी इफेक्टिवली क्या कर पाएँ, हम अप्लाई कर पाएँ। बेस्ड ऑन बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, इसमें हमारे बाहरी जो एनवायरनमेंट है वो भी इफ़ेक्ट करता है और इंटरनल एनवायरनमेंट भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो तो हमारे अंदर होंगी ना, तो इसलिए यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों एनवायरनमेंट को कंसिडर किया जाता है। ये कुछ पॉलिसीज़ के एग्जांपल हैं। देखो, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, हम जो भर्ती करेंगे उनको किस बेस पर करेंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, या रिकमेंडेशन से होगा, तो कौन सी पॉलिसी होगी हमारी। ऐसे ही प्राइसिंग, कितना प्राइस रखा जाए, वो तो हमने सेट कर दिया वहाँ पर, ठीक है, ब्रॉड में तो बना दिया कि हम जो है नए अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नई उसमें रूप में पेश करेंगे, तो उस नए रूप में फिर उसकी प्राइसिंग भी तो रखनी पड़ेगी, सो दैट हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। प्रमोशन के मेथड तो समझ लिए कि कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, पर प्रमोशन की पॉलिसी क्या होगी, कब प्रमोशन किसी को मिलेगा, तो प्रमोशन, ठीक है, वहाँ ये तो डिसाइड हो गया कि इस मेथड के थ्रू हम प्रमोशन करेंगे, पर प्रमोशन पॉलिसी क्या होंगी वो यहाँ पर निश्चित होंगी, वो गाइडलाइंस यहाँ मिलेंगी प्रमोशन की। एडमिशन पॉलिसी हो सकती है, भाई आपको उन्होंने पता ही है कि एडमिशन देने के लिए कंडीशन लगा दी जाती हैं, जर्नल स्टेटमेंट डाल दी जाती हैं कि इस बच्चे को जब एडमिशन दिया जाएगा फर्स्ट क्लास में, जब ये इन रिक्वायरमेंट को पूरा करता होगा, तो वो एडमिशन पॉलिसी होगी कि भाई दिल्ली वाले को ही एडमिशन देना है, ठीक है, 11th में है तो इतने परसेंटेज मार्क होने चाहिए, तो वो सब एडमिशन पॉलिसीज़ हैं। तो वो जर्नल स्टेटमेंट हैं, गाइडलाइंस हैं जो दिखाई जा रही हैं, जिसके बेस पर किसी भी प्रिंसिपल को या एडमिशन इंचार्ज को क्या करने हैं, एडमिशन करने हैं, तो वो पॉलिसी कहलाती है। स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि हमें इस साल अपने स्कूल में इतने बच्चे जो हैं एनरोल करने हैं, कैसे करेंगे, वो पॉलिसी के थ्रू होगा, ठीक है। लोन ग्रांटिंग पॉलिसी, जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि लोन किसको देना है, कैसे देना है, उसकी कंडीशन पॉलिसी में लिखी होंगी। तो जो जर्नल स्टेटमेंट होती हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए वो पॉलिसी होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में जो डिफरेंस है वो समझ पाए होंगे, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इनको समझ लिया तो आप इनमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि स्ट्रैटेजी क्या होती है और पॉलिसी क्या होती है। नहीं समझ में आए तो आप बार बार इसको रिपीट करके देख सकते हैं, पर मुझे लगता है कि मेरे अभी आपको समझाने से ही आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को आगे जारी रखते हैं और अपना नेक्स्ट जो टाइप ऑफ प्लान है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है, अब प्रोसीजर आया। पॉलिसी जैसा ही दिखेगा आपको, पर फिर भी ये अलग है, ठीक है। प्रोसीजर का मतलब एक काम को करने के निश्चित स्टेप। पॉलिसी में तो स्टेटमेंट दी गई कि आप ऐसे ऐसे पूरा करोगे, प्रोसीजर में क्या पहले होगा क्या बाद में होगा, सीक्वेंस लगाना वो प्रोसीजर का काम होता है। तो प्रोसीजर आर रूटीन स्टेप ऑन हाउ टू कैरी आउट एक्टिविटीज़। जो पॉलिसी में निर्धारित कर लिया हमने कि भाई एडमिशन इस तरीके से देना है, तो एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, वो प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं, ठीक है। दे डिटेल द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज़ टू बी परफॉर्म। ये हर टास्क के लिए बनता है प्रोसीजर, तो वो टास्क हम कैसे कंप्लीट करेंगे वो इसमें लिखा होता है प्रोसीजर में। दे आर स्पेसिफाइड इन कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर, एक सीक्वेंस होता है वो बना होता है, हमें उसको वैसे ही पूरा करना है। अब अगर एडमिशन पॉलिसी है और फिर एडमिशन देना है तो कैसे देंगे, प्रोसीजर शुरू होगा। पहले पेरेंट्स आएंगे, उनको फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म फिल करेंगे, उसके साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट लगाएंगे, फिर हम उनको सबको एकत्रित करेंगे। अब हम देखेंगे कि मेरिट कैसे लगेगी। अगर 11th की बात कर रहा हूँ, किस साइड में बच्चा जाना चाहता है तो उनको साइड के अकॉर्डिंग बांट दिया जाएगा।
फिर उनको बताया जाएगा कि इस डेट को एडमिशन की जो लिस्ट है वो लगेगी। फिर उस लिस्ट के थ्रू बच्चों के एडमिशन होते हैं, उनसे फिर जो ओरिजिनल एडमिशन फॉर्म है विद डॉक्यूमेंट लिया जाता है, उनको स्टूडेंट आईडी अलॉट की जाती है, क्लास अलॉट की जाती है। तो एक पूरा एक प्रोसीजर है, तो वो कहलाता है प्रोसीजर। ठीक है, तो पॉलिसी का पार्ट था। एडमिशन पॉलिसी के थ्रू ही हम क्या करते हैं, एक बच्चे का एडमिशन, देखो हर बच्चे पर प्रोसीजर होगा। तो देख इसीलिए इसको जो प्रोसीजर है वो एक टास्क, यहाँ पर एक स्टूडेंट एक टास्क है, तो हर स्टूडेंट के लिए मुझे वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पॉलिसी हर स्टूडेंट के लिए सेम है, प्रोसीजर सब के लिए एक अलग अलग फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर आर स्पेसिफाइड स्टेप टू बी फॉलोड इन ए पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांस सेम है सबका, उसमें वो स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, दे आर जनरली मीट फॉर इंसाइडर टू फॉलो। कौन फॉलो करता है? एडमिशन इंचार्ज। वो कौन है? इंटरनल व्यक्ति। एक्सटर्नल तो एनवायरनमेंट है नहीं यहाँ पर, तो ये कौन फॉलो कर रहे हैं? जो इंटरनल लोग हैं। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स और एक्शन टू बी टेकन आर जनरली टू एनफोर्स ए पॉलिसी। तो पॉलिसी को लागू करने के लिए ही हमें उस सीक्वेंस को, उस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, सो दैट जो प्री डिटरमाइंड हमारे ऑब्जेक्टिव हैं हम उसको अचीव कर सके। जो स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव जो वहाँ निर्धारित हम कर चुके हैं, यहाँ हम उस प्रोसीजर के थ्रू उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, प्रोसीजर आर स्टेप टू बी कैरिड आउट विद इन ए ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क। चलेगा सारा काम पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही। जो एडमिशन पॉलिसी बनी है, एडमिशन का प्रोसीजर उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। स्टेटमेंट वहाँ डिसाइड हो चुकी हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, एडमिशन की प्रोसीजर को, प्रक्रिया को चालू रखेंगे। एग्ज़ाम्पल तो मैं आपको दे ही चुका हूँ। एक एग्ज़ाम्पल जो हमारी NCERT में लिखा है वो यही है, प्रोसीजर फॉर रिक्विजिशनिंग सप्लाई बिफोर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से पहले जो हम रिक्विजिशन भेजते हैं सप्लाई के लिए, उसका क्या पूरा प्रोसीजर है, वो भी एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, तो कब और पहले उनसे इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी कि अगर हमारे अकॉर्डिंग है तो, क्योंकि अलग अलग हम फॉर्म से इंक्वायरी करेंगे कि हमें इतना माल चाहिए, आप अपनी कोटेशन हमें भेजो। आप पढ़ ही चुके हो बिज़नेस स्टडी में पहले ही ऑलरेडी। ठीक है, अगर वो प्रोसीजर जो रिक्विजिशन है वो हमारे अकॉर्डिंग होती है तो हम उनको ऑर्डर दे देते हैं, वो सामान उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम तक पहुंच जाता है। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है। ठीक है, तो प्रोसीजर एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलता है, पॉलिसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलती है, और स्ट्रेटजी जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आपको इनमें रिलेशन समझ में आ गया होगा। अब पॉलिसी जैसा ही कुछ मेथड होता है। मेथड एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो मेथड प्रोवाइड द प्रेस्क्राइब्ड वे और मैनर इन विच ए टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म्ड कंसिडरिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जो एक काम हमें मिला है उसको पूरा करने के लिए मैं जिस तरीके से उसे पूरा कर रहा हूँ वो मेथड कहलाता है। ठीक है, इट डील विद द टास्क कंप्राइजिंग वन स्टेप ऑफ प्रोसीजर। तो प्रोसीजर का जो एक स्टेप है कि शुरू में पेरेंट्स को एडमिशन फॉर्म देना, तो किस मेथड से दूंगा ये मैं देखूंगा मेथड के अंदर। ठीक है, अब वो फॉर्म जो है फ़ोटो स्टेट करके मुझको देना है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि हम उसको ऑनलाइन उनके पास भेज देंगे या ऑनलाइन फिल कर, वो तो खैर पॉलिसी का पार्ट हो जाएगा फिल कराना। तो प्रोसीजर के एक स्टेप में हम जो भी मेथड यूज़ करेंगे कि पहले किसको दिया जाएगा, मेल फीमेल की लाइन बनाई जाएगी। ठीक है, तो उसमें फिर कैसे मैं उसको डिवाइड करूँगा। तो किसी भी जैसे रिक्विजिशन ही मांग रहे थे हम बिज़नेस वाले, तो उसका जो वो एक स्टेप है रिक्विजिशन मांगना, उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा। उस रिक्विजिशन को मैं थ्रू मेल मांगूंगा या मैं उसको किसी और तरीके से या पर्सनली जाकर दूंगा, तो वो मेथड कहलाता है उस पर्टिकुलर प्रोसीजर के एक स्टेप को पूरा करना।
स्पेसिफाई हाउ दिस स्टेप इज़ टू बी परफॉर्म, उस एक प्रोसीजर के एक स्टेप को हम कैसे पूरा करेंगे वो हमें मेथड के थ्रू पता चलता है। द मेथड में वेरी फ्रॉम टास्क टू टास्क, हर काम के लिए मेथड अलग हो सकता है। ठीक है, तो रिक्विजिशन जैसे प्रोडक्शन के लिए मांगी जा रही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाकी चीज़ों के लिए भी हम उसी को फॉलो करें, ऐसा नहीं है। हर टास्क के लिए मेथड अलग अलग हो सकता है। फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉई एट वेरियस लेवल फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू सुपरवाइजरी, डिफरेंट मेथड कैन बी अडोप्टेड। ये एक एग्जांपल है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था ऐसे ये एक एग्जांपल है कि अगर एम्प्लॉई को ट्रेनिंग देनी है, अब वो टॉप लेवल से सुपरवाइजरी लेवल तक सबको ट्रेनिंग देनी है, तो हम हर एक के लिए अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो टास्क के अकॉर्डिंग हम मेथड को चेंज कर सकते हैं। जैसे हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अगर मुझे ट्रेनिंग देनी है तो मैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम रख सकता हूँ, उनका सेमिनार रख सकता हूँ, उनका लेक्चर रख सकता हूँ, जिससे वो उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को ग्रैब कर सकें और उसको एप्लीकेबल कर सकें। तो एक मेथड था हायर लेवल मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देने का, ओरिएंटेशन, सेमिनार और लेक्चर। जबकि जब हम लोअर लेवल पर चलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल पर चलते हैं, तो वहाँ पर ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब कि जॉब ट्रेनिंग मेथड यूज़ किया जाता है या वर्क ओरिएंटेड मेथड यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि उनको रियल में काम करना है। वहाँ तो देखो यहाँ पे मेंटल लेवल का काम है, तो इसलिए ये इस तरीके से हम उनको वो चीज़ समझा सकते हैं। सुपरवाइजरी लेवल को एक्चुअल में वर्क परफॉर्म करना है तो उनके लिए जॉब ट्रेनिंग मेथड या वर्क ओरिएंटेड मेथड ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो देखो मेथड जो है टास्क के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। ठीक है, तो पॉलिसी थी कि ट्रेनिंग देनी है और साल में 5 बार ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, तो पॉलिसी बन गई। अब वो पॉलिसी को, उस ट्रेनिंग को मैं कैसे दूंगा, उसका पूरा प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजर में हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए हमने कौन सा मेथड चूज़ किया, सेमिनार, लेक्चर, ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो प्रोसीजर में वही आएंगे फिर, क्योंकि ये ट्रेनिंग देने का है। प्रोसीजर का भी एक तरीका होगा, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, जगह का, स्थान का चुनाव किया जाएगा। तो ये सब प्रोसीजर के पार्ट हैं। तो जब प्रोसीजर में ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, इस एक स्टेप पर जब हम आएंगे तो वहाँ मेथड यूज़ होंगे ओरिएंटेशन, सेमिनार, लेक्चरर फॉर हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए, और सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए जॉब ट्रेनिंग मेथड या वर्क ओरिएंटेड मेथड। नेक्स्ट पर चलते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेथड भी समझ चुके हैं। मेथड प्रोसीजर के एक स्टेप के लिए बनाया जा सकता है। प्रोसीजर पॉलिसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। पॉलिसी स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए उनको पूरा करने के लिए बनाई जाती है, और स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाई जाती है। तो आप इनमें बेसिक डिफरेंस समझते जा रहे होंगे। आगे चलते हैं। रूल्स, देखो नाम से ही पता चलता है, रूल्स का मतलब है कि हमें क्या करना है और क्या हम नहीं कर सकते। ये रूल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल होते हैं कि आपको 8 बजे एंट्री दे दी जाएगी, 8:05 के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये सब रूल्स हैं। आप इतने दिन छुट्टियां ले सकते हैं, ऐसे काम करेंगे, दिन में इतनी यूनिट बनानी पड़ेगी। तो रूल्स बना दिए जाते हैं, उनको मुझे फॉलो करना होता है। तो रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज़ टू बी डन। क्या करना है हमें, ये स्टेटमेंट के रूप में हमें पता चलता है। इट रिफ्लेक्ट ए मैनेजरियल डिसीजन दैट ए सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। तो ये डिसीजन है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। जो मुझे कह दिया कि ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना, वो मुझे मानना पड़ेगा। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिएशन। आपको कोई वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद नहीं है कि आप अपने हिसाब से उस रूल को यूज़ कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, जैसा लिखा है वैसा ही आपको पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो बजट आता है। नाम से ही पता चलता है, ये वर्ड आप बहुत सुनते हो। मम्मी घर में महीने का बजट बना सकती है, देश के प्रधानमंत्री पूरे देश का बजट बनाते हैं। तो बजट के बारे में एक चीज़ तो पता चलती है, इसे क्वांटिटेटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या पता चल पाएगा बजट के बारे में। ए बजट इज़ ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। ये तो मैं आपको बता ही चुका था कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में होते हैं। एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, स्टेटमेंट के रूप में हमारे सामने रखा जाता है कि हम इस तरीके से
इस एक प्रक्रिया को या काम को पूरा करेंगे। उसके लिए कितना पैसा या कितना, कोई भी जो तरीका है वो कितना होगा, क्वांटिटेटिव टर्म में लिखा होगा। तो इट इज़ ए प्लान विच क्वांटिफाई फ्यूचर फैक्ट एंड फिगर। तो ये एक ऐसा प्लान होता है जो हमें नंबर में बताता है कि फ्यूचर में क्या काम और क्या फिगर होंगी। सेल्स का बजट बना लिया कि इस महीने में इतनी सेल होगी, पर डे इतना सेल करना है, उसको 30 से या 31 से मल्टीप्लाई किया तो इतनी सेल निकलेगी। और वो सेल भी रीजन वाइज हो सकती है कि इस रीजन में इतनी सेल हो सकेगी, इस रीजन में इतनी सेल होगी, तो वो बजट है, सेल बजट। ए बजट इज़ आल्सो ए कंट्रोल डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ। ये कंट्रोलिंग के काम भी आता है, वो तो आपने पढ़ाई है। प्लानिंग का हर जो पार्ट है वो हमारी कंट्रोलिंग में हमारे स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ होता है। तो बजट इज़ आल्सो ए कंट्रोलिंग डिवाइस जो बताता है कि क्या हम अपनी स्टैंडर्ड को पा रहे हैं, अगर हम उससे डेविएट हो रहे हैं तो उसको कैसे सही किया जाए, ये बजट से हम पूरा कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको कि बजट में हमने डिसाइड किया कि इस महीने में एक दिन में इतनी सेल होगी, और आप पाते हो कि सेल उससे डेविएट कर रही है, तो मुझे उन रीज़न को फाइंड आउट करना है, उन डेविएशन के कारणों को फाइंड आउट करना है और उनको रिमूव करना है, सो दैट मैं उतनी सेल कर पाऊँ। एग्जाम्पल दे दिया सेल्स बजट में, आपको अभी बता ही रहा था कि सेल्स बजट में फोरकास्ट द सेल ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट इन ईच एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर मंथ। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, बजट आपका पूरे घर का भी बनता है, पूरे देश का भी बनता है। तो आप उसमें देखते हो कि कहाँ कितने खर्चे होंगे, कहाँ से पैसा आएगा, वो बजट कहलाता है। वो सब फोरकास्टिंग होती है, वो सिर्फ भविष्यवाणी होती है, पर लॉजिकल होती है, ये बात आपको समझना है। तो प्लानिंग हमेशा लॉजिकल होती है, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। होती फोरकास्टिंग ही है सारी की सारी। नेक्स्ट और लास्ट, प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम आप ये वर्ड बहुत सुनते हो, शादी का प्रोग्राम है, ठीक है, एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम एक ऐसी टर्म है जो जितने हमने अभी तक जितने प्लान पढ़े उन सबको मिलाकर ये प्रोग्राम बनता है। प्रोग्राम होते छोटे छोटे हैं, एनुअल फंक्शन एक पार्ट है स्कूल का, पर उसके लिए मुझे पूरा प्रोग्राम तैयार करना पड़ेगा कि क्या तो उसमें मैं स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा, ठीक है, क्या पॉलिसी को यूज़ किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा प्रोग्राम का, ठीक है, क्या मेथड में यूज़ करूँगा गेस्ट की एंट्री का, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब। तो प्रोग्राम में हम सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं जितना भी है। तो प्रोग्राम जो होता है वो डिटेल स्टेटमेंट होती है अबाउट ए प्रोजेक्ट। जो एक प्रोजेक्ट हमें मिला, एनुअल फंक्शन एक प्रोजेक्ट है, तो उसकी डिटेल स्टेटमेंट हम जनरेट करते हैं, विच आउटलाइन द, उसमें ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया जाता है कि एनुअल फंक्शन क्यों किया जा रहा है, पॉलिसी क्या यूज़ करेंगे हम, कितनों के प्रोग्राम रखेंगे, कौन से प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है। बट पॉलिसी का मतलब उसके अंदर जो भी हम करना चाहते हैं कैसे करेंगे, कौन करेगा, ये सब निर्धारित किया जाता है। फिर प्रोसीजर का मतलब सीक्वेंस ऑफ स्टेप लगाया जाएगा कि कौन सी चीज़ पहले होगी, कब क्या होगा, तो वो प्रोसीजर में। रूल्स बनाए जाएंगे कि बच्चे कैसे बैठेंगे, किसी को अलाउड होगा जाना नहीं होगा, कौन से टीचर क्या काम देखेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। टास्क दिए जाएंगे सबको अलग अलग, एक डांस एक टास्क है, एक स्पीच एक टास्क है, तो टास्क दिए जाएंगे। फिर ह्यूमन एंड फिज़िकल रिसोर्सेज जो ज़रूरत हैं उन सबको देखा जाएगा, उनको कैसे अरेंज किया जाएगा ये देखा जाएगा। एंड द बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन, ये भी देखा जाएगा कि क्वांटिटेटिव टर्म में कितना पैसा, कितना क्या क्या चीज़ें उसमें क्वांटिटेटिव रूप में इन्वॉल्व है, वो भी देखी जाएगी। तो जितने हमने अभी पीछे प्लान पढ़े वो सारे इस प्रोग्राम में आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्म भी होता है, और एक छोटा सा एक प्रोग्राम है उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो प्रोग्राम विल इंक्लूड द एंटायर गैमेट का मतलब द एंटायर स्केल और रेंज, मतलब जितने भी काम हो सकते हैं एक्टिविटीज़ के, एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी क्या है,
एंड हाउ इट विल कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल बिजनेस प्लान, कैसे वो बिजनेस के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे, वो भी प्रोग्राम के थ्रू हम देखते हैं। ठीक है। इट इज़ ए कॉन्क्रीट एक्शन प्लान, ये पूरा डिटेल में होता है कि कौन कब और कैसे काम को पूरा करेगा, ये सब लिखा होगा, तो ये सारे उसमें आएंगे। द मिन्यूटेस्ट या मिनिटेस्ट वेरी स्मॉल, छोटी से छोटा डिटेल जो है किसी भी काम की, वो इसमें डीपली बताई जाती है। चाहे प्रोसीजर की बात कर लो, रूल्स की बात कर लो, बजट की बात कर लो, और ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये पॉलिसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग तैयार की जाती हैं, तो वो प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है। तो प्रोग्राम एक पर्टिकुलर छोटे से छोटा, मान लीजिए एक जो टास्क मिला है हमें, उस जैसे एनुअल फंक्शन है वो एक प्रोग्राम है। ठीक है। स्पोर्ट्स डे एक प्रोग्राम हो सकता है, ऐसे ही कंपनियों में भी प्रोग्राम हो सकते हैं। जैसे दिवाली पर जो है हम किस तरीके से दिवाली पे अपनी जो है सेल को देखेंगे, डिमांड को देखेंगे, उसका पूरा प्रोग्राम बनाना। ठीक है। अब उसमें ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, पॉलिसी क्या होगी, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, किस प्रोसीजर के थ्रू काम होगा, रूल्स क्या होंगे, ये सब बनेगा उसके अंदर। तो प्रोग्राम जो होता है वो एक टास्क के लिए बनाया जाता है, मतलब प्रोग्राम अपने आप में एक टास्क है, एक प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मैं जितने भी टाइप्स ऑफ प्लान हैं उन सबको यूज़ करता हूँ। तो प्रोग्राम एक डिटेल स्टेटमेंट होती है, और यहाँ पर आके हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ प्लान हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप टाइप्स ऑफ प्लान के टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसको बहुत इजीली आप पेपर में अब अटैम्प्ट कर पाओगे। क्वेश्चन इस पर ज़रूर आता है, अब वो 6 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है, कितने में ही आए, पर ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्लान, ये 4 से लेके 6 नंबर का कंफर्म है, सीबीएसई में आएगा ही आएगा। तो अगर आप 4 से 6 नंबर अपने कंफर्म करना चाहते हैं तो वीडियो को बार बार देखते रहिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन पर ये चीज़ें पढ़िए, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सारी वीडियो और भी इस टॉपिक से रिलेटेड, बाकी टॉपिक से रिलेटेड मेरी खोकर प्रेजेंटेशन पे है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट आपके पास वीडियो पहुंचती रहे, और लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए वीडियो को। धन्यवाद।